बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। नाइन्थ का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी अगर आप MBBS करते हैं एंड देन यू गो टू गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी which is related to your liver and your stomach, so this is very important topic in terms if you are doing gastroenterology after your MBBS। तो ये बड़ी लंबी बातें हैं, खैर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डाइजेशन अगर आपको पता होगा कि खुराक कैसे हज़म होती है तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वो कहता है ओवर सेल रिक्वायर ऑक्सीजन। हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, नमकियात साल्ट चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। ये वही अमाइनो एसिड हैं जो एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, इसी तरह लातादाद अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो हमें प्रोटीन मिल जाएगा। तो वो कहता है सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, शुगर्स चाहिए, फैटी एसिड्स चाहिए, ठीक है, ढेर सारे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल मिलेंगे तो हमें क्या मिलता, लिपिड मिल जाएगा। तो सेल को प्रोटीन भी चाहिए, लिपिड भी चाहिए बेसिकली, और कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कार्ब्स होती हैं। तो सेल को कार्ब्स भी चाहिए, ये सारी चीज़ें सेल को चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेल को विटामिन्स भी चाहिए और मिनरल्स भी डेफिनेटली चाहिए। वो कहता है ये बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन, के अहमियत क्या है डाइजेशन की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बता रहा है। कहता है सेल को ऑक्सीजन, पानी, नमकियात, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड और विटामिन चाहिए होते हैं। ये जो हैं ये सारे की सारी चीज़ें ये आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर सेल के अंदर दाखिल हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें पानी, ऑक्सीजन, साल्ट वगैरह। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर एंड फैटी एसिड आर रेयर इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे माहौल में अमाइनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड अकेले अकेले नहीं मौजूद, ठीक है। ये रेयर का मतलब होता है बिल्कुल ही कॉमन का उलट। जो आम है, आम का ये है कि आम नहीं है, बिल्कुल ही आम नहीं है हमारे माहौल के अंदर कि हमें अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड मिल जाए या दो अमाइनो एसिड या दो शुगर मिल जाएं या दो फैटी एसिड मिल जाएं। ये नामुमकिन है तकरीबन, ठीक है। सच सब्सटेंसेस आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल। फैटी एसिड या अमाइनो एसिड तो हमें नहीं मिलते, लेकिन हम प्रोटीन ले सकते हैं जिसके फिर टोटे करके, जिसको तोड़ के हम अंदर से अमाइनो एसिड निकाल लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं जिसके अंदर से फिर हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज निकाल सकते हैं, या फिर हम घी खा सकते हैं जिसमें कम्प्लेक्स लिपिड्स होंगे, उनको तोड़ के टोटे करके फैटी एसिड उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। सच सब्सटेंसेस आर पार्ट्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड और ये छोटे सब्सटेंसेस हैं ना, ये बड़े मॉलिक्यूल्स का हिस्सा हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड प्रोटीन में होते हैं, शुगर जो होती हैं वो पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल में होती हैं, और लिपिड्स के अंदर क्या होते हैं, फैटी एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है। विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये बड़े बड़े प्रोटीन जो होता है, गोश्त के एक टुकड़े में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो गोश्त का टुकड़ा, सेल इतना सा है, गोश्त का टुकड़ा आपको पता है इतना बड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो सेल के अंदर कैसे जाएगा, सेल के अंदर नहीं जा सकता। इसको जानने के लिए इसको पहले टोटे करने पड़ेंगे, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ के फिर भेजना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बना है। इसी तरह जो डाइसेक्राइड्स हैं या पॉलीसेक्राइड्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, शुगर या ग्लूकोज से मिलके बने हैं। तो पहले ये टूटेंगी, शुगर में कन्वर्ट होंगी, फिर सेल को क्रॉस करेंगी, छोटे छोटे, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेल को ये सारी चीज़ें चाहिए, ये पानी, नमकियात, अमाइनो एसिड वगैरह। तो हम बड़ी चीज़ें खाते हैं, हम गोश्त का बड़ा टुकड़ा खाएंगे, फिर उसको टोटे करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे अपने मैदे में, और फिर इसको सेल के अंदर भेज देंगे, ठीक हो गया। विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। वो कहता है इन बड़े बड़े और जो क्रॉस नहीं कर सकते सेल को, इन बड़े और जो सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं छोटे और जो क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। दिस इज अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और ये सब
किससे हमें हासिल होता है? खुराक को हजम करने से हमें हासिल होता है, खुराक को तोड़ने फोड़ने से, छोटा छोटा करने से। आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम रीच द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। एक दफ़ा जब ये टोटे हो जाते हैं इन फूड पार्टिकल्स के, इन सब चीज़ों के, प्रोटीन वगैरह के, फिर खून की मदद से हम इनको ले जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है। हेयर दे आर असेमिलेटेड, यहाँ पे इन सब को फिर से जोड़ा जाता है, ठीक है, टू गेट एनर्जी ओवर ऑन स्ट्रक्चर। इनको सबको फिर असेमिलेट किया जाता है, इनको कन्वर्ट किया जाता है या किसी चीज़ के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, या फिर से जिस्म के अंदर लगा दिया जाता है। हमारा गोश्त भी तो प्रोटीन से मिलके बना है, जब हम प्रोटीन खाएंगे वो हज़म होगा, हज़म होकर ये देखें, ये मेरी एक खून की नाली है, यहाँ से आएगा और इधर जो है अमाइनो एसिड आ जाएगा, फिर अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा और यहाँ पे प्रोटीन मुझे जहाँ पे मेरा गोश्त बन रहा है वहाँ पे प्रोटीन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सही समझ आ रही है? इसी को असेमिलेशन कहेंगे। डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके जज़ब होगा खून के अंदर और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे फिर से प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम इंडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द आर एलिमिनेटेड थ्रू द बॉडी, और जो चीज़ इनडाइजेस्टिबल होगी, जो हम हजम नहीं करेंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको जिस्म से निकाल देंगे। किस शक्ल में? डेफिकेशन कर देंगे, यानी उसको हम पाखाना या फीसिस की शक्ल में खारिज कर देंगे। इन सिंपल वर्ड्स द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। आम लफ्ज़ों में इन 5 चीज़ों पे, ये 5 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं और उसको हज़म करते हैं और फिर निकाल देते हैं जिस्म से। पहले हम खाना जिस्म के अंदर लेते हैं, मुंह से हम इंटर करते हैं खाने को, फिर उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, वो कम्प्लेक्स होता है, उसको छोटे छोटे सब्सटेंसों में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, खून के अंदर हम उसको अब्जॉर्ब कर देते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। आप चैप्टर नंबर 9 में आगे पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, उसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करना चाह रहा उसकी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। अब ब्लड ही अभी याद रखें कि अब्जॉर्प्शन क्या है। खुराक का, ये हमारा मैदा है ना, उसके बाद ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में बिल्कुल छोटे छोटे खुराक के टोटे जाते हैं, वो यहाँ से जाएंगे, इधर ब्लड की एक नाली पड़ी होगी, ब्लड की नाली में चले जाएंगे और ये ब्लड जो है, ये नाली जो है, ये पूरे जिस्म में जा रही होगी आगे से, और यहाँ पे सेल पड़े होंगे, ठीक है, ये खून इधर सेल के पास पहुँच जाएगा और यहाँ पे हमें जो है अमाइनो एसिड वगैरह मिल जाएंगे। इसको हमें अब्जॉर्प्शन का नाम दूंगा कि इधर से खुराक का बस खून के अंदर जाना जो है क्या है, अब्जॉर्प्शन है। एसिमिलेशन, कन्वर्ट करना है या तब्दील करना है या फिर जोड़ना है, आम मादों को कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या मादों में कन्वर्ट करना है या उसको बॉडी का हिस्सा बनाना एसिमिलेशन कहलाता है। डेफिकेशन क्या है? एलिमिनेशन है, खारिज करना है, जो चीज़ें हम हजम नहीं करते उनको जिस्म से बाहर निकालना है, उसको डेफिकेशन कहते हैं। अब आ गए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पे। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। इंसान का जो निज़ाम इन्हज़ाम है, जो हज़म करने का निज़ाम है, वो एक लंबी सी ट्यूब पर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, जो माउथ से एनस तक लंबी होती है। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से, ये रहा हमारा माउथ, ये एक ट्यूब है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से आती 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 ये मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर यहाँ से होती होती यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ से फिर बाहर, यहाँ से हम पोटी कर देते। आपको मैं सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल। ओके जी, उसके बाद हम आज जाते हैं आगे। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इस पूरी की पूरी मुंह से लेकर और हमारी एनस तक जो एक ट्यूब है, इस पूरी ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। सही हो गया। उसके बाद वो कहता है द मेन सेक्शन ऑफ ओरल कैविटी। ये ट्यूब के अंदर ओरल कैविटी होती है, ठीक है। इसके हिस्से क्या होते हैं? ऊपर ओरल कैविटी होगी, उसके नीचे फेरिंग्स होगा, उसके नीचे एसोफेगस होगा, उसके नीचे फिर स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी। ये देखें, फेरिंग्स होगा, एसोफेगस होगा, स्टमक होगा इस ट्यूब के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होंगे जो मदद करेंगे खुराक को हजम करने में। दीज आर द फॉर्म ऑफ थ्री पेयर ऑफ द ग्लैंड्स। थ्री पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होंगे, 3 जोड़े होंगे जो थूक प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, थूक को बनाएंगे, मुंह के अंदर होंगे वो। उसके अलावा हमारा पैंक्रियाज यानी पित्ता होगा, और उसके अलावा पैंक्रियाज नहीं सॉरी लुबलुबा, हमारा लुबलुबा होगा, पैंक्रियाज बोलते हैं उसको, पित्ता बोलते हैं गॉल ब्लैडर को, जो लीवर के साथ होगा, और हमारा लीवर होगा। समझ आ गई? ये 3 ग्लैंड्स हमारे पास होंगे, एक थूक प्रोड्यूस करेंगे, थूक को बनाएंगे, एक पैंक्रियाज होगा और एक लीवर होगा, जिगर होगा और साथ में लुबलुबा होगा। ठीक है, लुबलुबा और मैं पित्ता आपको दिखा देता हूँ। ये जिगर के साथ जो है ना, ये है लुबलुबा, इसको कहते हैं गाल, ये है पित्ता, इसको कहते हैं गाल ब्लैडर, और ये जो पैंक्रियाज है इसको कहते हैं लुबलुबा। ठीक है, ये वाला है, ये पड़ा हुआ है पीछे से, आप ये मैदे के बिल्कुल पीछे पड़ा है। इसने ना इस तस्वीर इस तरह बनाई हुई है कि आप मैदे के पीछे भी देखें तो ये जो पत्ते की तरह पड़ा हुआ है ये पैंक्रियाज है। ठीक है, और ये गाल ब्लैडर है जो पित्ता है। पित्ता इज गाल ब्लैडर एंड लुबलुबा इज पैंक्रियाज। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आता है हम देखेंगे, वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर, हम सारे के सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं, जो डाइजेस्ट करने वाले सिस्टम है, कि हम कैसे एक रोटी को खाते हैं, साथ में उसके हम मटन खा रहे हैं, यानी मटन कढ़ाई हम खा रहे हैं रोटी के साथ लगा के, और हम ये पूरी प्रोसेस देखेंगे, पूरा अमल देखेंगे कि इसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, और ये जो गोश्त का टुकड़ा है जो हमने खाया और साथ में जो हमने रोटी खाई है वो टूट के किस तरह अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर के अंदर, फैटी एसिड और विटामिन साल्ट वगैरह के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है, ये हमने देखना है आगे। तो इधर मूव करते हैं हम अब। वो कहता है ओरल कैविटी में सिलेक्शन होती है, ठीक है, ग्राइंडिंग होती है और पार्शियल डाइजेशन होती है। ठीक है, यानी हम खुराक को सिलेक्ट करते हैं ओरल कैविटी में, उसको ग्राइंड करते हैं यानी उसको चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, जैसे कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं, और उसकी आधी डाइजेशन, आधा हजम कर देते हैं उसको मुंह के अंदर ही। ठीक है, ओरल कैविटी जो स्पेस है बिहाइंड ओवर माउथ, हमारे माउथ के पीछे यानी होठों के पीछे हमारा जो स्पेस है, यानी कि ये हमारा माउथ है, इसके पीछे ये जो जगह है इसको ओरल कैविटी कहते हैं। फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ देम। इसके वो कहता है वो माउथ के पीछे है मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पूरी डाइजेशन करने में इसके जो ओरल कैविटी है ये अहम किरदार अदा करती है। इसके बहुत सारे काम हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जो ये कर रही होती है। सबसे पहले हम खुराक को सिलेक्ट करते हैं, खुराक का इंतखाब करते हैं, अच्छे खाने का इंतखाब करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा इसका एक फंक्शन है। वो कैसे करते हैं? जब खुराक इंटर होती है ओरल कैविटी में, इट इज़ टेस्टेड एंड फेल्ट। जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले हम उसका जायका चेक करते हैं और उसको महसूस करते हैं कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरह का मटेरियल है। इफ़ द टेस्ट ऑफ द मटन सजेस्ट इट इज़ ओल्ड, अगर हमें पता चल गया जो हम मटन खा रहे हैं, जो कढ़ाई गोश्त खा रहे हैं, वो कढ़ाई बासी है या 2 दिन से पड़ी है या उसमें थोड़ी बदबू आ रही है, उसका टेस्ट ख़राब है, तो हमें पता चल जाएगा ये पुराना है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम थूक फेंक देंगे, हम उसे निकाल देंगे मुंह से। इफ़ द टीथ और टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई हम खाना खा रहे हैं अंदर हमें कोई पत्थर वगैरह फील हुआ है, सच एज डर्ट वगैरह, मट्टी वगैरह, तो फिर भी हम उसको फेंक देंगे। तो देखा हमारे ओरल कैविटी का कितना प्यारा फंक्शन है कि हमने जो खाना खाया उसका टेस्ट चेक करेंगे, अगर अच्छा होगा तभी हम खाएंगे। दूसरी बात, अगर उसमें कोई पत्थर वगैरह होगा तो हम नहीं उस पत्थर को खाएंगे, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने फूड को इसमें। द सेंसेस ऑफ स्मेल, हम उसको स्मेल भी करेंगे, उसको सूंघ के भी देखेंगे कि इसमें से खुशबू किस तरह की आ रही है। एंड द विजन, हम इसको देखेंगे भी कि एक हम खाना खा रहे हैं, वो जब हम नज़र आया तो वो उसके अंदर कीड़े हैं तो हम वो तो नहीं खाएंगे, या कोई खाना है या पानी पड़ा उसमें अंदर बिच्छू है तो हम पानी तो नहीं पिएंगे। ये हमारी विजन यानी हमारी आँखों की सलाहियत, हमारी सूंघने की सलाहियत, हमारी चखने की सलाहियत और हमारी महसूस करने की सलाहियत, इससे हम खुराक का इंतखाब करेंगे। पहले हम देखेंगे खुराक जायकेदार हो, फिर हम उसको महसूस करेंगे, उसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह तो नहीं है, कोई डर्ट तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है। उसके अलावा हम उसको खुशबू लेके देखेंगे कि खुशबू कैसी है। उसके अलावा हम उसको देखेंगे कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ये बासी नज़र तो नहीं आ रही, इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, इसमें कोई और हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फूड का सिलेक्शन नंबर 1 काम है ओरल कैविटी का। सेकंड उसका क्या काम है? ग्राइंड करना। जो हमारे दांत हैं वो खुराक को ग्राइंड करेंगे, खुराक के जो हम खाना खा रहे हैं, जो बोटी हमने खाई है मटन की, उसको ग्राइंड करेंगे, छोटा छोटा करेंगे। इट इज़ नॉन एज च्यूइंग, इसको हम चबाने का अमल कहते हैं या मैस्टिकेशन, इसको हम मैस्टिकेशन भी कहते हैं या च्यूइंग का नाम भी देते हैं, यानी चबाते हैं हम दांतों से। दिस इज़ यूजफुल बिकॉज एसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेज, ये हमारे लिए अहम है क्योंकि जो हमारा एसोफेगस है ना, ये देखें, ये हमारा माउथ है, माउथ के बाद ये हमारा एसोफेगस है, ये वाली जगह। तो एसोफेगस छोटा सा सुराख है, उसमें से ना हम
पूरे का पूरा जब हम लुकमा खाते हैं तो पूरे का पूरा जो हम लुकमा है वो एसोफेगस के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए हम उसको चबाते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तभी हमारे एसोफेगस की जो है अंदर से वो खुराक पास करती है। एंजाइम आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन लार्ज पीसेज ऑफ फूड, जो हम पूरा लुकमा खा रहे हैं उसके ऊपर भी एंजाइम काम नहीं करते, इसीलिए खुराक को हम छोटा करते हैं ताकि एंजाइम जो है उनके ऊपर काम कर सके, खुराक को डाइजेस्ट कर सके। दे रिक्वायर स्मॉल पीसीज विद लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक, एंजाइम को छोटे मालिक्यूल चाहिए होते हैं ताकि वो हर तरफ से उसको घेर लें, उसका सरफेस एरिया हर तरफ से घेर लें और उसके ऊपर अटैक कर दें और उसको डाइजेस्ट कर दें, उसको तोड़ फोड़ दें। ठीक है। द थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन, पहला फंक्शन फूड सिलेक्शन है, दूसरा फंक्शन उसको चबाना है, तीसरा फंक्शन उसका क्या है, तीसरा और चौथा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन है उसका लुब्रिकेट करना, खुराक जो हमने खाई है उसको गीला करना, और चौथा है उसकी केमिकल डाइजेशन करना एंजाइम की मदद से। ठीक है। अच्छा, फूड की च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट कर देती है। 3 हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारे मुंह के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको इधर से बताता हूँ। ये देखें, ये एक ग्लैंड तो हमें नज़र आ रहा है बाहर से, ये हमारे कान के नीचे है, इसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद एक हमारी ज़बान के नीचे होता है, ज़बान के नीचे, उसको हम कहते हैं, जो ज़बान के नीचे होता है, जो ज़बान के नीचे होता है ना, उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। और एक होता है हमारे जो जा हैं, जा उसके नीचे होता है, जो हमारा जबड़ा है उसके बिलो होता है, जा बिलो जा, उसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड होते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड इस साइड पे पड़ा होगा, एक कान के साथ पड़ा होगा और दूसरे कान के साथ पड़ा होगा। इसका एक कान तो नहीं है ना बंदे का, ये बंदा है ना, उसका एक कान ये, एक कान ये, एक पैरोटिड इधर पड़ा होगा, एक पैरोटिड इधर पड़ा होगा। ये ग्लैंड है, ये जो चर्बी सी आपको नजर आ रही है, इसके अंदर से थूक निकलेगी और साथ में हार्मोन्स, साथ में एंजाइम्स निकलेंगे। एक हमारी ये जो इसकी ज़बान है इसके नीचे पड़ा है, एक ये जबड़ों के इधर नीचे पड़ा होगा, 2 इधर पड़े होंगे जबड़ों के नीचे दोनों साइड पे, 2 कानों के नीचे पड़े होंगे और 2 इधर पड़े होंगे ज़बान के नीचे। तो टोटल 6 ग्लैंड्स होंगे, या 2 की शक्ल में। ये एक पेयर हो जाएगा, ये एक जोड़ा हो जाएगा, ये एक जोड़ा हो जाएगा और एक ज़बान के नीचे जोड़ा हो जाएगा। तो 3 जोड़े हमारे थूक बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा जी, 3 पेयर हो गए। वो कहता है एक हमारा जा के नीचे पड़ा होगा, जबड़े के नीचे, एक हमारे कान के आगे पड़ा होगा जो मैंने आपको पैरोटिड दिखाया है, और एक हमारे ज़बान के नीचे होगा। अब वो कहता है ये हमारे सलाइवा रिलीज़ करते हैं, यानी थूक रिलीज़ करते हैं, और थूक को ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर, जो हमारी ये जो मुंह के पीछे ये जो कैविटी है इसके अंदर खारिज कर देते हैं। सलाइवा एड्स वाटर, सलाइवा जो होता है या थूक जो होता है वो पानी और म्यूकस फूड के अंदर ऐड कर देता है और उसको लुब्रिकेट कर देता है। तो तीसरा फंक्शन था लुब्रिकेट करना, वो हमने कैसे किया, थूक की मदद से हमने खुराक को लुब्रिकेट कर दिया, उसको गीला कर दिया, उसको स्लिपरी बना दिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्लिप होके चला जाएगा मुंह से आगे एसोफेगस की तरफ। ठीक है। सलाइवा आल्सो कंटेन एंजाइम, सलाइवा के अंदर एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल डाइजेशन की बात हो रही है। सलाइवरी एंजाइम जो क्या करते हैं, सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो हमने खाना खाया अगर उसके अंदर स्टार्च होगी तो उसको आधा डिग्रेड कर देंगे, उस खुराक को आधा तोड़ देंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन, जो हमारी च्यूइंग जो चबाने का अमल होता है, और लुब्रिकेट यानी खुराक को गीला करने का अमल होता है, और जो खुराक को डाइजेस्ट यानी हजम करने का अमल होता है, जो पीसीज ऑफ फूड होते हैं ना, जो रोल हो जाते हैं जिस हमारी टंग के अंदर, हमारी ज़बान के अंदर, जब हम खाना चबाते हैं तो एक गोल सा, एक हमारे मुंह में लुकमा सा बन जाता है, जो छोटा सा होता है, स्लिपरी सा होता है, फिसलन सा होता है, स्फेरिकल गोल मोल सा हमारे मुंह के अंदर एक लुकमा जो हम खाते हैं उसको जब हम ग्राइंड कर देते हैं तो इस तरह का बन जाता है, उसको हम बोलस कहते हैं, लुकमे को हम बोलस कहते हैं। ठीक है, जो हमने चबा लिया है उस लुकमे को हम बोलस कहेंगे। वी स्वेलो द बोलस एंड पुश द एसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स, हम लुकमे को अंदर पुश करेंगे एसोफेगस की तरफ ताकि वो फेरिंग्स से आगे चला जाए। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? ताकि वो देखें, मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारा माउथ होता है, हमारे माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर गया, ओरल कैविटी से ये जाएगा फेरिंग्स से, फेरिंग्स में। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, फेरिंग्स, हाँ जी से फेरिंग्स में जा रहा है। उसके बाद ये फिर जाएगा एसोफेगस में, एसोफेगस से ये स्टमक में जाएगा, जो हमने लुकमा खाया, जो बोलस खाया, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से इंटेस्टाइन
यार TINE, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर वो एनस से क्या हो जाएगा, डिफिकेट हो जाएगा, डिफिकेशन हो जाएगी। तो ये यहाँ से खुराक ने नीचे इस तरफ जाना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब वो हम लुकमा खाएंगे वो फेरेंक्स से चला जाएगा एसोफेगस में, हम उसको पुश कर देंगे। अब आ गए फेरेंक्स, एसोफेगस और स्वेलिंग की तरफ। स्वेलिंग क्या है, निगलने का अमल है। पेरिस्टालसिस के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। वो कहता है ड्यूरिंग द स्वेलिंग, जब हम खुराक को निकल रहे होते हैं, बोलस को निकल रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, पुश द बोलस इज पुश टू द बैक ऑफ द माउथ बाय द टंग। हम ज़बान की मदद से, जो हमने खाना खा रहे थे, ज़बान को पीछे की तरफ करते हैं, ज़बान को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जो खुराक है वो नीचे चली जाती है। मैं इधर से दिखाता हूँ। ये सब सा हमें बोलस जो हमने चबा के हमने ज़बान को ऐसे ऊपर किया, ये देखें ये ज़बान नीचे है ना, इसको ऊपर करेंगे ज़बान को और पीछे थोड़ा सा करेंगे तो ये खुराक आगे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। फिर इधर से फिर ये चली जाएगी इधर नीचे, ये देखें ये अब खुराक इधर चली गई है, खुराक की नाली के अंदर, ठीक है। ये खुराक की नाली है, ठीक है, एसोफेगस है। और ये जो है ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया, ये हवा वाली नाली है, हवा वाली नाली। ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है ट्रेकिया से लंग्स के अंदर जा रही है, फेफड़ों के अंदर। और एसोफेगस कहाँ जा रहा है, स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसका ये जो शुरू वाला पार्ट होता है ये लेरिंक्स कहलाता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। जब हम खुराक को स्वेलो करते हैं तो हम ज़बान को पीछे की तरफ धकेलते हैं और ज़बान को पीछे की तरफ धकेलते हैं और खुराक भी, जो बोलस होता है, जो हमारा लुकमा होता है, वो भी पीछे चला जाता है। व्हेन टंग पुशेस द बोलस द सॉफ्ट पैलेट आल्सो मूव्स अपवर्ड एंड रेयर। रेयर का मतलब होता है पीछे। ये देखें ये हमारा है पैलेट। पैलेट हार्ड होता है, हार्ड पार्ट होता है और सॉफ्ट होता है। अच्छा, ये जो इसका सॉफ्ट हिस्सा होता है ना, जब हम ज़बान को ऊपर करते हैं ना तो ये भी थोड़ा सा ऊपर और पीछे चला जाता है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर और नीचे चला जाएगा। ये वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैं आपको फिर से जूम थोड़ा सा करके दिखा दूँ। ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। जब हम ज़बान से धकेलेंगे खुराक को तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और पीछे चला जाएगा। समझ आ गई? उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज़ क्लोज्ड। अब क्या होगा, जब हम इसको ऊपर करेंगे, ये हमारी नेज़ल कैविटी की ओपनिंग है, जो नेज़ल कैविटी की ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी। ये नाक का रास्ता इधर से बंद हो जाएगा, ये वाला रास्ता। जब हम इसको ऊपर करेंगे ना, ये वाला रास्ता नाक का बंद हो जाएगा। तब जब हम खाना चबा रहे होते हैं, जब हम खाने को निगल रहे होते हैं, तब हमारा नाक का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। When swallowed, the bolus passing pharynx to enter the esophagus। जो हमारा खुराक थी, मैंने आपको बताया, वो माउथ से ओरल कैविटी जाएगी, फेरेंक्स में जाएगी, फेरेंक्स से एसोफेगस में जाएगी। वही वो बता रहा है कि जब हम निगलते हैं बोलस को या लुकमे को, वो फेरेंक्स से लेरेंक्स के अंदर चला जाता है। फिर फेरेंक्स हैज़ अडाप्टेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल इन द ट्रेकिया और विंड पाइप टू द लंग्स। अब मैंने आपको बताया कि एक हमारी खुराक की नाली है, वो स्टमक यानी मैदे में जा रही है, एक हमारी हवा की नाली है, वो लंग्स के अंदर जा रही है, सही है। तो वो कह रहा है फेरेंक्स के अंदर ऐसी अडाप्टेशन है, उसके अंदर ऐसा फंक्शन है कि वो खुराक को हमेशा खुराक की नाली में भेजता है, उसको सांस वाली लंग्स के अंदर नहीं खुराक को भेजता। अगर लंग्स वाली नाली के अंदर यानी ट्रेकिया के अंदर अगर खुराक चली गई तो वो तो फेफड़ों के अंदर चली जाएगी, तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। तो फेफड़ों के अंदर अगर खुराक चली जाए तो बंदा मर भी सकता है, ठीक है, उसको नमूनिया हो जाएगा, वो मर जाएगा बंदा, ठीक है। तो हमने जो फंक्शन होता है फेरेंक्स का, कि वो जो खुराक है उसको खुराक वाली नाली यानी एसोफेगस के अंदर भेजता है। सांस वाली नाली जो होती है या हवा वाली नाली, हवा वाली नाली जो ट्रेकिया है उसके अंदर नहीं भेजता, फेरेंक्स ये कर रहा होता है। ये कैसे करता है, जब हम निगल रहे होते हैं खुराक को, जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स क्या है, ट्रेकिया का ऊपर वाला हिस्सा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये है जनाब अली हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया का ये जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो मैंने काला कर दिया ना, इसको मैं बोलूँगा ये लेरिंग्स है। कैसे यार, लेरिंग्स के स्पेलिंग क्या होते हैं? हाँ, लेरिंग्स, इसके स्पेलिंग में हमेशा भूल जाता हूँ। LARYNX, ये लेरिंग्स है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा। और इसके ऊपर एक ढक्कन सा पड़ा होता है, ये इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। उसके नीचे ये जो बाकी जो है ये वाली जगह, इसको मैं कहता हूँ ट्रेकिया।
और ट्रेकिया के नीचे इस तरह लंग्स पड़े होते हैं। ये मैंने छोटे से बनाए हैं लेकिन इसके नीचे इस तरह लंग्स पड़े होते हैं। साथ में एक और नाली है, ये है एसोफेगस, और ये जा रही है मैदे साहब के अंदर। ये हमारा मैदा है, मैदे के अंदर जा रही है। तो ये दो नालियाँ हैं। वो कहता है ये ऊपर वाला हिस्सा सारा क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, ये लेरिंग्स को मिटा देता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा फेरिंग्स है। ठीक है, तो ये आप गौर से मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। यार मैं इधर फिर से बनाता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, जूम करके। ये देखें, ये जनाब हमारी है ट्रेकिया। ट्रेकिया का ऊपर वाला हिस्सा लेरिंग्स है, इसको मैं एल लिख रहा हूँ, लेरिंग्स लिख देता हूँ यार। इसके ऊपर पड़ा होता है एपिग्लोटिस, एक ढक्कन सा पड़ा होता है, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये जो ट्रेकिया है, ये लेरिंग्स के नीचे क्या है, ट्रेकिया, ये है हवा वाली नाली या सांस वाली नाली। इसके नीचे क्या पड़े होते हैं, लंग्स पड़े होते हैं हमारे, ये हैं हमारे लंग्स। ठीक है, ये हमारे लंग्स पड़े हैं। साथ में एक और नाली होती है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ट्रेकिया का या हवा वाली नाली का, उसको लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन पड़ा होता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। उसके साथ एक और नाली है, ठीक है, जो कि इस तरह मैदे के अंदर जा रही है, इसको हम बोलेंगे एसोफेगस। ठीक है, और ये जो है हमारा स्टमक है। स्टमक के आगे आपको पता है इंटेस्टाइन और फिर सारा सिस्टम। अच्छा, अब जो खुराक आती है उसको हमेशा हमने इस नाली के अंदर भेजना है, फूड को इधर नहीं भेजना। इधर भेजेंगे इधर तो लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो फेरिंग्स, अच्छा, एपिग्लोटिस और लेरिंग्स और ये एसोफेगस के ऊपर ये वाला जो जगह है ना, जो हमारे मुंह के नीचे बिल्कुल जो जगह पड़ी है, जो ये वाली जगह है, मैं जूम करके आपको दिखाऊं, जो ये वाली जगह है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब ये जो जगह है इसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के नीचे क्या है, लेरिंग्स है, ये एपिग्लोटिस, ये जो पड़ा हुआ है ना, ये वाला ये एपिग्लोटिस है। ठीक है, ये ढक्कन है। ये देखें, ये है ट्रेकिया हमारी, थोड़ा जूम कम करता हूँ, ये है हमारी ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कन पड़ा है, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस के ऊपर फेरिंग्स है और इधर साथ में एक और पड़ा है, ये हमारा है खुराक वाली नाली, इसको बोलेंगे एसोफेगस। एसोफेगस के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम फेरिंग्स बोलेंगे, और जो ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको लेरिंग्स बोलेंगे। लेरिंग्स आगे ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से लंग्स में चला जाएगा। होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। अच्छा, अब वो क्या कहता है, जो हमारा एपिग्लोटिस है, जो ऊपर ये जो हमारी ट्रेकिया है, जब हम खुराक खा रहे होते हैं, ट्रेकिया जो है हमारी हवा की नाली है, वो जो उसके ऊपर जो एपिग्लोटिस इस तरह पड़ा हुआ है, एपिग्लोटिस एक ढक्कन पड़ा हुआ है, जब हम खुराक को हजम कर रहे होते हैं तो ढक्कन इसके ऊपर आ जाता है और सांस वाली नाली बंद हो जाती है। और जो ये तो बंद हो जाती है, जो साथ में एसोफेगस पड़ा होता है, जो खुराक वाली नाली है, उसके अंदर खाना चला जाता है। समझ आ गई है? इससे ज़्यादा अच्छा मैं आपको नहीं समझा सकता। इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, वो जो एपिग्लोटिस है वो एक लिड है, वो एक ढक्कन है, ठीक है, एक फ्लैप है कार्टिलेज का, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाता है। पहले ऐसे वर्टिकल होता है, फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाता है। खुराक की सांस वाली नाली बंद हो जाती है, खुराक वाली नाली के अंदर फूड चला जाता है। ठीक है, ये देख, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, मैं इधर से आपको जूम करके आप दिखाऊंगा ताकि आपको सही से पता चले। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये एपिग्लोटिस है, ये एक ढक्कन है। फिर आगे वाली फिगर में आप देखेंगे, ये देखें, ये थोड़ा सा अब नीचे हो गया है, और इसमें देखें, इसमें तो बिल्कुल ये जो नाली है खुराक की, ये जो नाली है, ये सांस की नाली है, ठीक है, ये बिल्कुल ही बंद हो गई। ये देखें, ये ढक्कन ने बिल्कुल उसे बंद कर दिया ऊपर से, तो खुराक जो है वो इधर से पीछे चली जाएगी। ये देखें, ये जो सब आपको नज़र आ रहा है ना, ये फूड है, ठीक है, ये फूड जा रहा है आगे स्टमक के अंदर। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एपिग्लोटिस जो है वो सांस वाली नाली को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो खुराक है वो आगे चली जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है जो ग्लोटिस है वो बंद कर देता है ट्रेकिया को, ठीक है, और जिसकी वजह से स्वेलिंग जो है, अच्छा, जिसकी वजह से जो खुराक है वो नहीं जाती फूड की नाली में। आगे वो कहता है द बिगनिंग ऑफ स्वेलिंग इज़ वॉलंटरी। जब हम खाना शुरू करते हैं तो हम खाना अपनी मर्जी से खाते हैं, लेकिन जब खाना हमारे खुराक की नाली यानी एसोफेगस में चला जाता है तो फिर आगे हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर वो खुद का अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो फिर आगे चला जाएगा, स्टमक वगैरह आगे खुद चला जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आफ्टर बीइंग स्वेलो। जब हम उसको निकल जाते हैं खाने को, फूड इंटर हो जाता है ट्यूब के अंदर, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, उसको खुराक की नाली कहते हैं, उसके अंदर चला जाएगा, विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू द स्टमक, जो फेरिंग्स और स्टमक को जोड़ रही है। यानी कि ये फेरिंग्स है ऊपर वाला हिस्सा, और ये ट्रेकिया है, ये एसोफेगस है और नीचे इसके स्टमक पड़ा हुआ है।
तो ये क्या कर रही है, फेरिंग्स और स्टमक को आपस में जोड़ रही है, जो नाली स्टमक और फेरिंग्स को जोड़ रही है उसको हम एसोफेगस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नीदर फेरिंग्स नोर एसोफेगस कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन। फेरिंग्स और एसोफेगस जो है ना वो हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने फोड़ने में कोई अहम किरदार अदा नहीं करते। सलाइवरी ग्लैंड ज़रूर करते हैं, साथ में पेंक्रियाज वो नीचे आएगा वो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ खुराक को एक रास्ता देते हैं कि वो मैदे के अंदर चली जाए और कोई काम नहीं करते, बस ये एक ट्यूब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, जो हमने थूक ऐड किया था मुंह में ओरल कैविटी के अंदर, उसी की वजह से डाइजेशन होती है। एसोफेगस या फेरिंग्स जो है वो डाइजेशन नहीं करता। अब हम आ जाते हैं पेरिस्टालसिस पे। पेरिस्टालसिस मूव फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। पेरिस्टालसिस एक ऐसा अमल है जिससे फूड जो है वो हमारी ओरल कैविटी से रेक्टम के अंदर चला जाता है, ठीक है। रेक्टम मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये हमारा जो पार्ट है ये वाला रेक्टम है, ये वाला जो हिस्सा है, मुंह से लेकर यहाँ तक जो खुराक आती है वो एक अमल के जरिए आती है, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। पेरिस्टालसिस इज डिफाइन एज, ये डेफिनेशन उसने बताई है पेरिस्टालसिस की, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे ख़त्म होगी। पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड Peristalsis is defined as the waves of contraction and relaxation of smooth muscle of alimentary canal wall. Peristalsis क्या है? Contraction and relaxation है किसकी भला? स्मूथ मसल जो है एलिमेंट्री कनाल की, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। ये क्या बात है मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास कोई चीज़ हो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे नहीं बताता यार। ये देखें, ये खुराक है, इसको मैंने ले जाना है मुंह से यानी ओरल कैविटी से स्टमक के अंदर या आगे, स्टमक से भी आगे। ये खुराक है, ये खुराक की नाली है। इसके अंदर जब ये जाएगी, यहाँ से ये देखें, ये एक ट्यूब समझ लें, इधर से भी ये बंद है, यहाँ से ये इसको दबाएगी आगे, यहाँ से खुल जाएगी, यहाँ से दबाएगी, फिर ये थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर ऊपर से दबाती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी जो हमारी ट्यूब है, आपको पता है, और ये खुराक आगे जाती जाएगी। इधर से मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ। खुराक यहाँ पे आई, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगी, फूड आगे जाएगा, फिर आगे से फिर जब इधर आएगा, पीछे से फिर इसको इधर से जब जोर लगेगा खुराक आगे जाएगी, फिर इधर से जोर लगेगा खुराक आगे जाएगी। ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से रिलैक्स हो रहा है, ये देखें ये रिलैक्स हो रहा है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और बोलस जो लुकमा है वो नीचे नीचे जाता जा रहा है। ये एसोफेगस उसने दिखाया है, ठीक है। यही प्रोसेस जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है, इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अच्छा एक और बात, जब हमारा पेरिस्टालसिस उल्टा हो जाता है ना, यानी पुट्ठा हो जाता है, तो उल्टी हमें आ जाती है। देखें ये पेरिस्टालसिस नीचे की तरफ खुराक को भेज रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन इधर से हो, इधर रिलैक्सेशन हो, इधर कॉन्ट्रैक्शन हो, इधर रिलैक्सेशन हो, तो खुराक ऊपर जाएगी और हमारे मुंह से जो निकलेगी वो वोमिटस होगा या वोमिटिंग होगी हमें, और उल्टी हो जाएगी हमें। लेकिन आम तौर पर जो हमारा पेरिस्टालसिस होता है वो हमारा ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ जा रहा होता है, और खुराक भी इसी तरह नीचे जा रही होती है।